हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे आज हम टॉपिक एम.के. गांधी का ऐसे फियरलेसनेस। एंड फियरलेसनेस की हम बात करें तो पहले इसकी बात कर लेते हैं पब्लिकेशन की। ओके, कब पब्लिश हुआ उसके बारे में बात कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली दिस ऐसे रिटन बाय एम.के. गांधी, यू नो वेरी वेल, एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल यंग इंडिया। ये चीज थोड़ी सी नई हो सकती है आपके बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए। यंग इंडिया में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, बात की जाए अगर ईयर की तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऐसे है ना फियरलेसनेस, ये इनके जर्नल यंग इंडिया में पब्लिश हुआ था 1924 में। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। और यंग इंडिया के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक वीकली जर्नल हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम.के. गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे तो एम.के. गांधी को सभी जानते हैं, इनके बारे में यूजुअली सभी ने पढ़ा है, क्योंकि लगभग किसी न किसी क्लास में कुछ ना कुछ इनसे लिखा हुआ हमें मिल ही जाता है। 1869 से 1948 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। फुल नेम इनका मोहनदास करमचंद गांधी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में ज्यादातर आप लोग जानते ही हैं। इन्होंने लॉ की स्टडी की थी लंदन जाके, और फिर ये वापस लौट आए थे भारत 1915 में। साउथ अफ्रीका में इन्होंने प्रैक्टिस की थी लॉ की, और वहां पर इन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, तो इंडियन कम्युनिटी के लिए इन्होंने फाइट भी किया था। ओके, कुछ लीडर्स जो कि इनसे इंस्पायर रहे हैं, जो इनसे रिलेट रहे हैं, मार्टिन लूथर उनका नाम है, नेल्सन मंडेला है, जाने मानी हस्ती हैं जो इनके जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो किया करते थे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं। और 2 अक्टूबर को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। क्लियर? चलिए, तो इसको एक चीज और आप याद करके चलेंगे। गांधी जयंती आप याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको एक तरीके से और याद रखेंगे। इसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूनाइटेड नेशन भी मनाया जाता है। चलें, ये नया था, इसे आपने नोट कर लेना है। अब चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे। पहले जान लेते हैं फियरलेसनेस के बारे में कि किस तरीके का ये ऐसे है। ये जो ऐसे है ना फियरलेसनेस, एक्चुअली महात्मा गांधी का है। आप जानते ही हैं, जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भाग लिया था, बापू के नाम से सभी जानते हैं उनको। ये ऐसे शुरू होता है किस तरीके से कि ये एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ये जो ऐसे है ना, कि बहुत अच्छी पोजीशन पे है क्योंकि हम एज अ हिंदू भगवत गीता को बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवत गीता जो है वो एक उपदेश है। जब कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। तो अर्जुन ने जो उपदेश दिया, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, उसके अंदर उन्होंने फियरलेसनेस की बात की थी। और वहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी ने उठाया है और यहाँ हमारे सामने रखा है ऐसे के रूप में। थोड़ा मॉडिफाई है, तो हमें पढ़ना है, यानी हमें एम.के. गांधी के जो व्यूज हैं वो हमें पढ़ने हैं फियरलेसनेस के बारे में। क्या एक्चुअली फियरलेसनेस क्या है, किस चीज को लेकर होनी चाहिए, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, वो चीज हम जानेंगे। तो मेन जो थीम है फियरलेसनेस का, वो स्पिरिचुअल क्वालिटी के रूप में है। यानी फियरलेसनेस जरूरी है। हम स्पिरिचुअली अगर अपलिफ्ट होना चाहते हैं तो फियरलेसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, बट कौन सी चीजों को लेकर होनी चाहिए वो हम ऐसे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा क्लियर हो जाएगा आपको, मैसेज भी, इसका स्टाइल भी, इसका कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ हमें लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है, क्योंकि छोटा सा ऐसे है, लाइन बाय लाइन स्टडी कर लेते हैं, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नए, जो आपको समझने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से आपने समझना है। देखिए, एवरी रीडर ऑफ द गीता नोज, गीता को पढ़ने वाला हर एक जानता है, जिसने भी गीता पढ़ी है हर एक जानता है। फियरलेसनेस जो है ना, वो आपको मिलेगा 16th चैप्टर में। मतलब फियरलेसनेस एक तरह से गीता के अंदर 16 चैप्टर में एक दैवीय गुण बताया गया है, यानी एक डिवाइन एट्रीब्यूट बताया गया है। जो दैवी शक्ति होती है ना, उस तरीके से ये एक दैवी गुण है। ओके, इन्यूमरेटेड इन 16th चैप्टर। क्लियर है यहाँ हमारा? आगे देखिए, वेदर दिस इज मेयरली ड्यू टू द एग्जेंसीज ऑफ मीटर, कि मीटर की बात की जाए या तो इसलिए उसको ऊपर रखा गया हो, या फिर द प्राइड ऑफ प्लेस हैज बीन डेलिबरेटली यील्डिंग टू फियरलेसनेस इज मोर देन आई कैन से। ये कहना चाहते हैं कि मीटर को ध्यान में रखते हुए अगर इसको पहले स्थान पे रखा गया या जानबूझकर किया गया है, ये चीज मैं नहीं कहूंगा। मेरा जो व्यू है, आई कैन से इन माई ओपिनियन, मेरा जो ओपिनियन है, हाउएवर फियरलेसनेस रिचली डिजर्व्स द फर्स्ट रैंक। अगर मैं कहूं तो वाक्य में डिजर्व करता है फियरलेसनेस जो है वो फर्स्ट रैंक। हाउ, ये अपकमिंग जो लाइंस हैं उनके अंदर आपको क्लियर होगा किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो।
for it is indispensable for the growth of the other noble qualities। ये कह रहे हैं कि fearlessness जो होता है ना और बाकी की जो noble qualities हैं उनके लिए absolutely necessary होता है। indispensable इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओके और देखिए डेलिबरेटली भी यहाँ लिखा है ना। वर्ड्स जो भी आपको टफ लगेंगे ना वो आपको यहाँ पे मीनिंग देखने को मिल जाएंगे, आपने सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको समअप कर लेते हैं एक बार। महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि गीता को जिसने पढ़ा है वो ये जानते हैं कि गीता के 16th चैप्टर के अंदर फियरलेसनेस को एक दैवीय शक्ति के रूप में, एक दैवीय गुण के रूप में बताया गया है। शक्ति नहीं, आप गुण कहेंगे क्योंकि एट्रीब्यूट यहाँ लिखा है। एक दैवीय गुण के रूप में बताया गया है और वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो दैवीय गुण है ये बाकी की और नोबल क्वालिटीज के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वन सीक ट्रुथ, ये कह रहे हैं कि फियरलेसनेस के बिना ट्रुथ को कोई सर्च कैसे कर सकता है। हाउ कैन वन सीक ट्रुथ, ट्रुथ को सर्च करने वाला कैसे सर्च करता है और चेरिश लव विदाउट फियरलेसनेस, बिना डर के नहीं कर सकता, क्योंकि जो निडर होगा वही सच बोल पाएगा। एज प्रीतम सेज, प्रीतम राइटर है, प्रीतम ने जैसा कि कहा है, यहाँ आप भक्त भी कह सकते हैं, जो बड़े बड़े जो उपदेश देने वाले हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ हरि, प्रीतम यू कैन से कि लवर ऑफ गॉड, भगवान का सीकर हो सकता है, एक कोई बहुत ही वेल नोन राइटर हो सकता है, कोई डिवोशनल राइटर हो सकता है, तो उनके बारे में ये यहाँ पे डिनोट करते हुए कह रहे हैं कि द पाथ ऑफ हरि यानी भगवान के रास्ते पर चलने वाले, इज द पाथ ऑफ द ब्रेव, भगवान के रास्ते पर चलने वाले वही चल सकते हैं जो बहादुर होते हैं, कि भगवान के रास्ते पर चलने वाले बहादुरों के रास्ते होते हैं, यानी बहादुर लोग ही उस रास्ते पर चल सकते हैं। नोट ऑफ कावर्ड, वो रास्ता कावर्ड्स का नहीं होता, वो रास्ता जो कावर्ड्स है, जो कमजोर है, जो डरपोक है, उन लोगों का नहीं है, वो बहादुरों का है। किनका है? बहादुरों का है, यानी भगवान के रास्ते बहादुर लोग ही चल सकते हैं। हरि हेयर मीन्स ट्रुथ। अब यहाँ हरि कौन है? भगवान, और भगवान की यहाँ पर जो तुलना की गई है वो की गई है सच के साथ, यानी कहते हैं ना कि गॉड जो है वो क्या है? ट्रुथ है, और ट्रुथ जो है वही गॉड है। जैसे शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है, ये बोला जाता है, उसी तरीके से महात्मा गांधी अपने वर्ड्स में कहना चाहते हैं क्या कि गॉड इज ट्रुथ, एक भगवान ही तो सच है। तो वो ऐसा भी कहते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, कि जो सच है वो भगवान है। कि आप चाहे ये कह दीजिए कि भगवान है जो सच है, या फिर ये कह दीजिए कि सच है वही भगवान है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सच के रास्ते पर चलेंगे वो कैसे होंगे? वो ब्रेव होंगे, वो कावर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, हरि हेयर मीन्स ट्रुथ, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एंड द ब्रेव आर दोज आर्म्ड विद फियरलेसनेस, और बहादुर कौन है? वो जिनके पास में फियरलेसनेस है। ओके, नोट विद द स्वॉर्ड, द राइफल एंड द लाइक, दीज आर टेकन अप ओनली बाय दोज हु आर पोजेस्ड बाय फियर। वो नहीं जिनके पास में तलवारें हैं, राइफल्स हैं, क्योंकि तलवार और राइफल तो किनके पास में होती है? उनके पास में जो डरपोक है। तो यहाँ पे फियरलेसनेस जो है वो एक हथियार के रूप में है उन लोगों के पास जो कि बहादुर हैं, उन लोगों के पास में नहीं जो डरपोक है, क्योंकि जो डरपोक है, जो डरते हैं, उनके पास तो तलवार मिलेगी या राइफल मिलेंगे। आगे बढ़े, देखिए, फियरलेसनेस कैनॉट फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फियर। ये कह रहे हैं कि फियरलेसनेस जो होती है ना वो अपने आप ही सारे के सारे एक्सटर्नल फियर्स को दूर कर देती है अपने आप। फियरलेसनेस का मतलब ये होता है, कैनॉट्स मतलब इंप्लाइज या सजेस्ट करती है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फियर, फियर ऑफ डिजीज। फियरलेसनेस एक ऐसी चीज है जो आपको दूर कर देगी। किस किस डर से दूर कर देगी? डिजीज का डर, यानी किसी बीमारी का डर, बॉडीली इंजरी का डर, डेथ का डर, डिस्पोजिशन का डर, ऑफ लूजिंग वंस नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, या फिर किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट को खो देने का डर, ऑफ लूजिंग रेपुटेशन और गिविंग ऑफेंस, रेपुटेशन को खो देने का डर, एंड सो ऑन। इसी तरह बहुत सारे। वन हु ओवरकम्स द फियर ऑफ डेथ, अगर एक व्यक्ति जो मौत से डरना छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है डजंट सरमाउंड ऑल अदर फियर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ओवरकम कर लिया है बाकी के और सभी डर को भी, है ना। एज इज कॉमनली बट एर्नस्टली सपोज्ड, कि इसका मतलब ये नहीं है कि
सारी चीज़ें जो हैं, जिस भी चीज़ का डर है वो सारी के सारे डर उसके ख़त्म हो गए। अगर डेथ पे उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया तो सारे डर ही उसके मन से निकल गए। सम ऑफ अस डू नॉट फियर डेथ, हम में से बहुत हैं ऐसे जो कि डेथ से नहीं डरते, बट फ्ली, लेकिन भाग जाते हैं फ्रॉम द माइनर इल्स ऑफ लाइफ। यानी छोटी छोटी सी मुसीबतें जीवन के अंदर आ जाती है ना जब, तो हम उससे मुंह छुपाकर भाग उठते हैं। सम आर रेडी टू डाई देमसेल्व्स, कुछ लोग तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जो लोग डेथ के डर से जीत लेते हैं, इट डजंट मीन कि वो बाकी के डर पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, सम आर रेडी टू डाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने को तैयार हो जाते हैं, बट कैन नॉट बियर देयर लव्ड वंस बीइंग टेकन अवे फ्रॉम देम, लेकिन इस चीज के लिए तैयार नहीं होते कि उनका कोई प्यारा उनसे दूर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, डर उनके दिमाग में है, वो खुद मरने से नहीं डर रहे, लेकिन अपने किसी प्यारे को खो देने से डर रहे हैं। तो डर तो किसी ना किसी रूप में उनके मन में है। फियरलेसनेस इंसान के अंदर तब आती है जब वो किसी भी चीज से नहीं डरता है। अब वो आगे बताएंगे कि फियरलेसनेस जो है वो क्यों जरूरी है। देखिए, सम misers will put up with all this, will part even with their lives but not their property। कुछ कंजूस लोग ऐसे होते हैं। माइजर्स का मतलब होता है कंजूस, पीपल हु होल्ड वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, कि ऐसे लोग जो मतलब खूब सारा पैसा रखते हैं अपने पास में लेकिन बहुत कम से कम खर्च करते हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना वो कम। ओके, यानी कंजूस। कुछ कंजूस लोग ऐसे होते हैं वो अपनी जान दे देंगे, अपनी जिंदगी लुटा देंगे, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अपनी मतलब सब कुछ सहन कर लेंगे, जान दे देंगे, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे किसी को भी। ओके, अदर विल डू एनी नंबर ऑफ ब्लैक डीड्स इन ऑर्डर टू अपहोल्ड देयर सपोज प्रेस्टाइज। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो विल डू एनी नंबर ऑफ ब्लैक डीड, कुछ भी काला काम कर लेंगे, काला धंधा, मतलब ऐसा जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता। इन ऑर्डर टू अपहोल्ड, किस चीज़ के लिए, सिर्फ अपनी शान के लिए, एक शान कायम करने के लिए बुरे से बुरा काम कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सम विल स्वर्व, स्वर्व का मतलब होता है अचानक दिशा बदल लेना। कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक अपनी दिशा बदल लेते हैं। फ्रॉम द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ, बिल्कुल सीधा और नैरो जो पाथ है वो ले लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं एकदम से। एकदम सीधा रास्ता है, नैरो पाथ है, चेंज कर लेते हैं। विच लाइज क्लियर बिफोर दैम, जो कि बिल्कुल ठीक उनके सामने है। सिंपली बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ इनकरिंग द वर्ड ऑडियम। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया के डर की वजह से लोग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कुछ लोग सीधे और नैरो पाथ से भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, यानी सीधा रास्ता है, एकदम क्लियर विजन है उनका, एकदम क्लियर उनका पाथ है, लेकिन चेंज कर लेते हैं दुनिया की जो बातें होती है ना उनसे बचने के लिए। वर्ड्स ऑडियम मीन्स जर्नल और वाइड स्प्रेड हेटेड और डिसअप्रूवल, यानी क्योंकि दुनिया जो है ना वो क्या कहेगी ये सोचकर वो अपनी दिशा बदल लेते हैं। आगे देखिए, द सीकर आफ्टर ट्रुथ मस्ट कनक्योर ऑल दिस फियर, लेकिन जो सच को खोज करने वाला है, सीकर आफ्टर ट्रुथ, सच को जो खोजने वाला है ना, वो इन सारे डर पर विजय प्राप्त कर ले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इन सभी को कंट्रोल करना चाहिए उसे, इन सब पर जीत हासिल करनी चाहिए उन्हें। ओके, ही शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस, उसे तैयार रहना चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए। ऑल हिज इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, कि बस सच्चाई को वो किसी तरीके से पा ले, उसके लिए उसे अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, जिस तरीके से हरिश्चंद्र थे, जैसे हरिश्चंद्र ने किया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी जो है बहुत ही जानी मानी कहानी है, जो सत्य के लिए कही जाती है, सुनाई जाती है। आप लोग भी जानते होंगे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से फेमस है ये। तो जैसे सच्चाई के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया था, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र मे बी ओनली ए पैराबल, एक कहानी हो सकती है, बट एवरी सीकर विल बियर विटनेस टू इट्स ट्रुथ फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर दैट स्टोरी इज एज प्रीशियस एज एनी हिस्टोरिकल फैक्ट। लेकिन जो सीकर्स हैं ट्रुथ के, उनके लिए तो बहुत प्रीशियस है, इतनी प्रीशियस है जितना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है। कहने का मतलब क्या है कि सच के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो जिनके अंदर फियरलेसनेस आ जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट फियरलेसनेस कैन बी अटेन्ड, परफेक्ट फियरलेसनेस जो होती है ना वो आप अटेंड कर पाते हैं कब, ओनली बाय हिम, वही अटेंड कर पाता है, वही प्राप्त कर पाता है हु हैज़ रियलाइज द सुप्रीम, जिसने सुप्रीम को महसूस कर लिया हो, पावर को महसूस कर लिया हो, उस गॉड को महसूस कर लिया हो।
ठीक है, एज इट इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन, जो भ्रम से बाहर निकल गया हो। यानी परफेक्ट फियरलेसनेस केवल उसी को मिल सकती है जिसने सुप्रीम को रियलाइज कर लिया हो, क्योंकि इसका मीनिंग है क्या? फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन, भ्रम से मुक्त हो जाना। One can always progress toward his goal by determined and constant endeavor and by cultivating self-confidence. ये कह रहे हैं कि determination, continuous efforts and self-confidence से इस गोल को अचीव कर सकते हैं। कौन से गोल को? ये इसको, fearlessness को, perfect fearlessness को आप अचीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। As I have stated at the very outset, we must give up all external fear. ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, हमें सभी एक्सटर्नल फियर्स को छोड़ देना चाहिए, बट द इंटरनल फोज यानी दुश्मन, एनिमीज हमारे, लेकिन हमारे जो अंदर जो हमारे एनिमी बैठे हैं, वी मस्ट ऑलवेज फियर, उनसे हमें डरना चाहिए। अब वो अंदर वाले जो एनिमी हैं वो कौन से हैं? बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल फोर्स के बारे में, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, काफ़ी बार आया है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया है कि इस एस्से के अंदर जो महात्मा गांधी ने फियरलेसनेस जो एस्से लिखा है उसके अंदर इंटरनल फोर्स की बात की है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाते हैं और उनमें ये ऑप्शन होता है इनमें से कोई एक, कौन सा? एनिमल पैशन, एंगर, इस तरीके से, है ना, कोई भी एक, इन दोनों में से एक उठा के रख देते हैं और बाकी और लिख देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल फोर्स जो होते हैं उनसे हमें डरना चाहिए। वी आर राइटली अफ्रेड ऑफ एनिमल पैशन, यानी जैसे जानवरों की तरह किसी चीज़ को चाहने की चाहत हो जाती है ना, उससे हमें डरना चाहिए, गुस्से से हमें डरना चाहिए। एक्सटर्नल फियर्स चीज ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, जो बाहर के जो डर होते हैं ना, एक्सटर्नल जो फियर होते हैं, वो तो अपने आप ही रुक जाते हैं कई बार, ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अब आप देखिए, व्हेन वंस वी हैव कंक्वर्ड दीज ट्रेटर्स विद इन द कैंप, अगर हम एक बार विजय प्राप्त कर लें, कंक्योर कर लें इन ट्रेटर्स को, कौन से विद्रोही? ये जो है एंगर है, एनिमल पैशन है, अगर हम एक बार इनको जीत लेना, ऑल सच फियर्स रिवॉल्व राउंड द बॉडी एज द सेंटर, ये सारे के सारे डर जो है ना वो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, एंड विल देयरफॉर डिसअपीयर एज सून एज वी गेट रिड ऑफ अटैचमेंट फॉर द बॉडी। और जैसे ये डर निकल जाएगा ना हमारे पास से, जैसे ही निकल गया, जैसे डिसअपियर हो जाएगा, वैसे ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। किस चीज़ से? अटैचमेंट फॉर द बॉडी। हम जो जितना अटैचमेंट करते हैं अपने शरीर से, वो अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगर हमारे दिल से डर निकल जाएगा तो। वी दस फाइंड, तब हमें पता लगेगा जब हमें किस चीज़ का, कि दैट ऑल एक्सटर्नल फियर इज़ द बेसलेस। बाहर के जितने भी डर है ना सारे बेसलेस हैं, सारे के सारे, मतलब एक तरह से हमारा विजन है, बस सिर्फ हम ऐसा देख रहे हैं इसलिए हमें ऐसा डर लग रहा है। तो समअप करें इसको, देखिए इसके अंदर वो क्या बताना चाह रहे हैं मेन, कि जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि जितने भी एक्सटर्नल फियर्स है ना उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो इंटरनल जो फोर्स है ना उनसे डरना चाहिए, इंटरनल जो हमारे दुश्मन है उनसे डरना चाहिए। और इंटरनल जो दुश्मन है वो इन्होंने बताया एनिमल पैशन और एंगर। ये कहते हैं कि जब हम इन ट्रेटर्स पर विक्ट्री अचीव कर लेते हैं ना तो एक्सटर्नल फियर अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैसे ही ये डर डिसअपियर होता है वैसे ही हम बॉडी अटैचमेंट से भी दूर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फियर हैज़ नो प्लेस इन आवर हार्ट्स, फियर का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए हमारे हार्ट के अंदर। व्हेन वी हैव शेकन ऑफ अटैचमेंट फॉर वेल्थ, फॉर फैमिली, फॉर बॉडी, कि हमारे पास अटैचमेंट होता है, मतलब हम वैसे क्या करते हैं, हम वेल्थ के लिए अटैचमेंट रखते हैं, फैमिली के लिए रखते हैं, बॉडी के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? एंजॉय द थिंग ऑफ द अर्थ बाय रेनाउंसिंग दैम इज ए नोबल परसेप्ट। वे कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास में जो कुछ भी धरती पे हमें मिला है उन चीज़ों को हमें एंजॉय करना चाहिए। यही एक तरह का नोबल प्रिसेप्ट है। इसका मतलब होता है जो महान उपदेश, आप कह सकते हैं प्रिसेप्ट यानी उपदेश, कि यही एक महान उपदेश है कि जो भी हमें मिला है धरती पे उसे एंजॉय करो। डरना किस बात का? आपको चाहे कितने भी टाइम के लिए ज़िंदगी मिली हो, जो भी आपको मिला है उसको एंजॉय करो और डरो मत कि क्या पता हमसे कब छूट जाए। वेल्थ, फैमिली एंड बॉडी विल बी देयर जस्ट द सेम, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे हमेशा। वी हैव ओनली टू चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड देम, हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। पैसा वहीं रहेगा, परिवार वहीं रहेगा, हमारा शरीर वहीं रहेगा, हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। हमें सिर्फ ये सोच बदलनी है कि ये हमेशा के लिए हमारा है, कि हमेशा के लिए कोई चीज़ किसी की नहीं होती। ऑल दीज आर नॉट अवर्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी अपनी नहीं है बट गॉड्स, भगवान की है। नथिंग वट एवर इन दिस वर्ल्ड इज अवर्स, इवन वी अवर सेल्फ आर हिज। बहुत बड़ी बात है, इवन हम भी उसके ही हैं, उस भगवान के ही हैं। हमारा इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। वाई देन शुड वी एंटरटेन एनी फियर? तो फिर हम किसी डर को क्यों एंटरटेन करें?
क्यों हम अपने अंदर रखें कि हम क्यों डरें कि कोई चीज़ हमसे खो जाएगी, बिछड़ जाएगी, दूर हो जाएगी? हम क्यों डरें उस चीज़ से जबकि हम खुद ही हमारे नहीं हैं? आगे बढ़ते हैं। द उपनिषद। अब यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि उपनिषद जो होते हैं ना, वो भी हमें इसी चीज़ को निर्देश करते हैं, वो भी हमें इसी चीज़ के लिए डायरेक्ट करते हैं, यही डायरेक्शन हमें दिखाते हैं कि टू गिव अप अटैचमेंट फॉर थिंग्स वाइल वी एंजॉय दैम, कि हमें ना अटैचमेंट ख़त्म कर देनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं ना, उसके साथ में अटैचमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए। That is to say we must be interested in them not as proprietors यानी मालिक की तरह, but only as a trustees। सिर्फ ट्रस्टी की तरह हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना है ना, अगर ये कह रहा है कि हम जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, एंजॉय करें और अटैचमेंट को छोड़ दें। इंटरेस्ट हमें रखना चाहिए, नॉट एज ए मास्टर बट एज ए ट्रस्टी। हमें ट्रस्टी की तरह अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। ही on whose behalf we hold them, he means God, यानी जिसने हमें ये सब चीज़ दिया है, जिसके लिए इन सब चीज़ों को हम होल्ड करके बैठे हैं, अपने पास लेकर बैठे हैं, विल गिव अस द स्ट्रेंथ, वही हमें ताकत देगा, एंड द वेपन, और हमें हथियार भी देगा। रिक्वेस्ट फॉर डिफेंडिंग। अब देखो, रिक्वेसाइट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड, कि हम उन चीज़ों की रक्षा कर सके। दैम अगेंस्ट ऑल, सारे के सारे जितने भी हड़पने वाले बैठे हैं, यूजरपर्स जो भी बैठे हैं, उन सब से इन चीज़ों की रक्षा कर सकें। व्हेन वी दस सीज टू बी मास्टर, जब हम मास्टर बनना बंद कर देंगे, एंड रिड्यूस अवर सेल्फ टू द रैंक ऑफ सर्वेंट, और अपने आप को सेवक समझने लगेंगे, हम्बलर देन द वेरी डस्ट अंडर अवर फीट, तो हमारे पैरों के नीचे ही सब चीज़ें ऐसे होंगी जैसे धूल। ऑल फियर्स विल रोल अवे, पूरा का पूरा डर जो है वो कहीं रोल अवे हो जाएगा, लाइक मिस्ट, जैसे कि मिस्ट हो जाती है। वी शैल अटेन इनएफेबल पीस एंड सी सत्यनारायण, और उसके बाद हमें मतलब शांति मिल जाएगी। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसी शांति हमें मिलेगी। और हम देख पाएंगे किसे? सत्यनारायण को। सत्यनारायण यानी गॉड ऑफ ट्रूथ, फेस टू फेस। हम गॉड ऑफ ट्रूथ को फेस टू फेस देख पाएंगे। तो ये हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था इस ऐसे का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको नहीं जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।